वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनएमडीसी के स्टॉक को। तो इसका यहाँ पे चार्ट पहले देख लेते हैं, फिर फंडामेंटल्स भी देखेंगे एंड इसका बिजनेस क्या वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस कंपनी का जो आईपीओ है वो आता है 2008 में। 8 में आने के बाद ये जो कंपनी है, इस कंपनी की मैं बात करता हूँ, 8 में यहाँ पे इसने हाई लगाता है। वैसे ये बोनस वगैरह देता है तो 147 यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका हाई था। ये हाई इसका बना था कब? 2010 में। उसके बाद ये स्टॉक हमारा कितना डाउन आया था? यहाँ पे 81% और यहाँ पे 85% और इधर ये आपका कोविड में आ गया था, ऑलमोस्ट 89% डाउन था। 16 रुपीज पे स्टॉक ये आ गया था। और जब यहाँ से वापस ये चलना स्टार्ट करता है तो इंस्टेंट एक रैली आती है 225% की। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो यहां से 464% का गेन, और करंट प्राइस की बात करता हूं तो अभी भी मेरे पास में 348% का बॉटम से ये स्टॉक रिकवर कर चुका है। अब यहां पे देखो, मैं करंट प्राइस की बात करता हूं वो 76 है इसका। अभी भी स्टॉक 48% टॉप से डाउन है। तो अब इस स्टॉक में क्या करना, देखो इस स्टॉक की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर हम यहाँ पे इसको परचेज अगर करते हैं, बाई करते हैं, अभी ये स्टॉक मेरा लाइफ टाइम हाई पे अगर जा रहा है तो यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट कितना 93% का गेन मुझे यहाँ पे देके जाएगा। क्या हमें 90% के लिए यहाँ पे ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, वो इसके फंडामेंटल्स देखेंगे एंड इसका बिजनेस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या आपको इसमें करना। ऑलरेडी बायर हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो इस कंपनी की बात करता हूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें डिविडेंड देती है 4.32%। इसके लिए एनएससी की वेबसाइट पे आ जाऊंगा एंड यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस पे आऊंगा तो यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा, कब कितना क्या डिविडेंड दिया, बोनस 2:2 यहाँ पे दे रखा 1 का, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी व्यू ऑल पे जाओगे तो। ठीक है, तो ये कंपनी हमें बोनस भी देती है, डिविडेंड भी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देती है। 52 वीक का जो हाई था वो इसका 82 था, लो था 59, उसके बाद में 76 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक हमारा। स्टॉक का पी यहाँ पे 10 है, इंडस्ट्री का 22 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरओसी आरओ इसके शानदार है, डेट यहाँ पे मैनेजेबल है। एंड उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे, तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेता हूं। तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मेरी सेल्स इंक्रीज हुई है एंड जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होके आए हैं। इधर देख सकते हो 43% मार्जिन थे, वो यहाँ पे 37 रह गए। उसके बाद भी यहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। क्यों आया? सेल्स में यहाँ पे अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है, उसकी ये इसका रीजन है। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट मेरा यहाँ पे शानदार है। अगर मेरा 43 के आसपास का ये अगर मार्जिन रहता तो उस केस में प्रॉफिट और भी ज्यादा हमारे यहाँ पे हो जाते। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखता हूँ वो भी इंक्रीज हो गया है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, वो यहाँ पे देखो टैक्स कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में अदर इनकम में भी यहाँ पे डिफरेंस है एंड यहाँ पे डिप्रिसिएशन में भी डिफरेंस है। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख सकते हो, वो यहाँ पे इंक्रीज होके है। सेल्स भी मेरी यहाँ पे इंक्रीज होके आई है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात करता हूं तो लास्ट 4 क्वार्टर की जो मेरे पास में सेल्स है, इनमें 4 क्वार्टर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूं तो ये मेरे लास्ट ईयर की सेल्स से यहाँ पे ज़्यादा है। क्या हाईएस्ट एवर है? क्या बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ पे 22 में ऑलरेडी यहाँ पे आ रखी है मेरे पास ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे ये जो है उसके आसपास ही मान सकता हूँ, लास्ट ईयर से अच्छा खासा यहाँ पे जंप है। देन उसके बाद में मेरा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 8,300 करोड़ के आसपास। लास्ट 2 ईयर्स से यहाँ पे ज्यादा। अगर मैं 3 ईयर्स की बात करता हूं, अब यहाँ पे देखो इधर मार्जिन्स पे इम्पेक्ट अच्छा खासा 33% यहाँ पे मार्जिन था और इधर 49% था, इधर 57% मार्जिन था। उसकी वजह से ये प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तो सेल्स भी ज्यादा थी, बट मैं ये मान सकता हूँ कि मेरा सेकंड हाईएस्ट एवर सेल्स है और वही यहाँ पे अगर मार्जिन ठीक रहते तो प्रॉफिट भी मेरा वही हो जाता। अब इसके बाद में हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट में। खुद का पैसा कितना इनके पास में? ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ और 4,200 करोड़ का इनका बोरोइंग है। अब यहाँ पे देखो ये बोरोइंग के लिए क्या कर रखा है, यहाँ CWIP में देखो पूरा का पूरा जो पैसा वो कहाँ पे जा रहा है,
वो यहाँ पे और प्लांट लगाने के लिए जा रहा है या एक्सपेंशन करने के लिए जा रहा है। और ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट यहाँ पे हाईएस्ट एवर हो चुके हैं 5000 करोड़ और यहाँ पे 4700 करोड़, तो टोटल कितना हो जाएगा 9700 करोड़। तो कैपेसिटी यहाँ पे डबल होगी इनकी, है ना। तो वो यहाँ पे ये करने जा रहे हैं और वो इनका 2030 तक यहाँ पे टारगेट भी है। जब इसको हम देखेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा। प्रमोटर यहाँ पे 61% के आसपास है। अब यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में एफआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया, ये भी पॉजिटिव साइन है। डीआई ने हल्का सा यहाँ पे कम किया, कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे 14.48% है और पब्लिक के पास 12.51% है। ठीक है जी, तो अगर मैं 12.51% यहाँ से हटा देता हूं तो मेरे पास कितना रह जाता है 87.5 के आसपास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 87 या 88% मेरा किसके पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे, और जो भी डेट ले रखा है वो मैनेजेबल है और वो सारा का सारा कैपेसिटी एक्सपेंस करने में जा रहा है। तो हाईएस्ट एवर फिक्स्ड एसेट है, रिजर्व भी मेरा यहाँ पे हाईएस्ट एवर है, मैनेजेबल डेट है और जो मेरी सेल्स है वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर के आसपास है। मार्जिन का इम्पैक्ट है, अदरवाइज ये प्रॉफिट भी हमारा अच्छा खासा होता। तो यहाँ पे जब मार्जिन इंप्रूव होंगे तो वापिस ये सारी चीज़ें ठीक है हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पे कैपेसिटी डबल होगी तो सेल्स अगर डबल होगी तो भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होके आने वाला है। ठीक है, और रीजनेबल पी पे अवेलेबल है। क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक आया इसका और आरओसी आरओई भी शानदार है और अच्छा खासा हमें कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब इसका बिजनेस अगर आप देखना चाहते हो तो एनएमडीसी का बिजनेस क्या है, यहाँ पे ये क्या करती है, आयरन ओर का क्या करती है, माइनिंग करती है ये कंपनी और इंडिया की सबसे बड़ी ये कंपनी है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे इनके पास 53.8 मीट्रिक टन इनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है कब 2025 के एंड तक, और 2030 तक इनका टारगेट है 100 मीट्रिक टन। तो कैपेसिटी डबल करने का इनका यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान है और वही हमें बैलेंस शीट में भी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट में कैपेसिटी एक्सपेंस हो रही है, ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनका यहाँ पे टारगेट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी वेबसाइट पे आ जाओगे। अब ये जो एनएमडीसी है ये क्या, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अबाउट अस में आप यहाँ पे आके देखोगे तो 1958 में कंपनी स्टार्ट होती है और ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में अभी आ रही है। और इस कंपनी का जो आयरन ओर की माइनिंग करती है ये इनका मेन है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इनके पास वाइल्ड रेंज है, कॉपर भी यहाँ से निकालते हैं, रॉक फॉस्फोट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डायमंड, टंगस्टन, ये सब यहाँ पे है ना। अब इसके बाद देखो आयरन का यूज कहाँ होता है, इसके अलावा यहाँ पे ये आप देख सकते हो डायमंड हो गया, कोल भी ये निकालते हैं, गोल्ड है, कॉपर है, ये सब यहाँ पे। तो स्टील इंडस्ट्री का बड़ा जो हिस्सा है वो एनएमडीसी पर निर्भर करता है इंडिया का, क्योंकि आयरन ओर है वो स्टील बनाने का सबसे जरूरी रॉ मटेरियल है। अब बताओ स्टील का यूज कम होने वाला है क्या। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी अगर बात करता हूँ, एनएमडीसी के 4 बड़ी माइनिंग कॉम्प्लेक्सेस है वो छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वहां पे। ठीक है, अब इनका जो आयरन ओर का कंपनी साल का है ना, करोड़ों का इनका ये बिजनेस चलता है। और इंडिया की बात करता हूं तो टोटल आयरन ओर का प्रोडक्शन 17 to 20% इसी के द्वारा होता है और ऑलमोस्ट ये कंपनी हमारी डेट फ्री है, ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अब आ जाते हैं इस कंपनी की बात करते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। पहले अब हम ये देख लेते हैं कि आयरन ओर का यूज कहाँ पे होता है। तो इसके लिए मैंने गूगल पे यूज यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे यूज आ गया। देखो स्टील बनाने में हमारे पास में क्या चाहिए, आयरन ओर चाहिए। अब स्टील का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, स्टील का यूज आप देख सकते हो हर जगह इसका यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, ट्रांसपोर्टेशन में होता है, मशीनरी में होता है, वेरियस अदर इंडस्ट्री में भी होता है। क्या मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ होता है, जैसे बिल्डिंग बनाने, तो बिल्डिंग में हमें क्या चाहिए, सरिया चाहिए, है ना, जो उसके अंदर क्या लगा होता है, आयरन ओर का यूज होता है। ब्रिजेज में यूज होता है, रोड बनाने में यूज होता है। तो आप इनका एक बार देख सकते हो। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करता हूं तो कार हो गया, ये जो ट्रक्स हो गए ना, इन सब के ऊपर जो स्टील का यूज होता है वहां पे इन सब का यूज होता है।
एनर्जी में जैसे आप देख सकते हो पावर प्लांट्स होंगे उनमें यूज होगा। अब बताओ ग्रीन एनर्जी वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो यहाँ पे जितने पावर प्लांट यूज होंगे वहां पे इस आयरन ओर का यूज होगा, तो इनका बिजनेस इंक्रीज होगा। इसीलिए इनका टारगेट है 100 मेट्रिक टन का नेक्स्ट 5 ईयर में। और जितनी भी मशीनरी और इक्विपमेंट होते हैं वहां पे भी आयरन ओर का यूज होता है। हाउस होल्ड गुड्स की बात करता हूं तो जैसे आप अगर देख सकते हो जो स्टील के आपके बर्तन होंगे उन सब में, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, इन सब में इनका यूज होता है। तो ये तो मैंने आयरन ओर का यूज बताया, आप और भी इसको देख सकते हो इसका यूज। अब ये बताओ आयरन ओर का यहाँ पे इतना यूज है, बाकी और जो मेटल्स है उनका भी आप देख लेना, वो इतने नहीं, लेकिन यहाँ पे इनके पास ये भी है, इनका भी यूज देख लेना। इसका मीनिंग क्या है, इंडिया अभी डेवलप करने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा ही करेगा। और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आएगी आगे नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में, तो इस कंपनी का फ्यूचर यहाँ पे अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टील की डिमांड लगातार इंक्रीज हो रही है, और जो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया और स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, उससे भी इस कंपनी को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे रहने वाली है, बिल्कुल रहने वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से लेनी है, इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में आ जाना, फाइनेंशियल ईयर को देख लेना, और इधर जो पीपीटी है इसको देख लेना एक बार, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है, इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कर लेना रीड। आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, क्या इनका टारगेट है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या क्या इनके सारे, है ना। तो ये एक बार आप अपने से देख लेना, जिससे पूरा आइडिया लग जाएगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या इनके प्लांट्स हैं। ठीक है, और एक बार ये फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख लेना, बाकी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये दो आपको मैंने बता दिए डॉक्यूमेंट, इनको रीड कर लेना और वेबसाइट को एक बार अच्छे से देख लेना, यहाँ पे इनके बिजनेस क्या है ये सब, है ना। ठीक है, तो अब आते हैं इसके चार्ट पे वापस। तो बिजनेस शानदार है, ये समय 92% के लिए ट्रेड लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अब टाइम पीरियड आप देखोगे 92% की मैं बात करता हूं, है ना, 90% चलो हम ले लेते हैं। अगर ये मेरा 3 to 4 ईयर्स में आ रहा, 3 ईयर्स में आ रहा ना, तब भी 30% का गेन है, जबरदस्त गेन है यहाँ पे। तो हमें इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिनिमम 2 से 3 ईयर्स के लिए हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। अगर 3 ईयर्स में भी मेरा टारगेट आ रहा, तब भी 30% का बहुत अच्छा गेन होता। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान में रखना, कल को ये थोड़ा सा डाउन आके भी जाएगा ना, तो ये सारी की सारी हमारे लिए क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इस स्टॉक के लिए। ठीक है, सारी की सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब ये कल को ये स्टॉक मान लो यहां तक आ जाता है, फिर किसी का कमेंट आएगा क्या सर अभी ये राइट टाइम है क्या बाई करने का, नहीं करने का। तो ऐसे कमेंट्स बहुत सारे वीडियो में आते, तो आप इस वीडियो को, जो भी वीडियो होता है उसको प्लीज पहले पूरा देख लिया करो। उसके बाद मान लो यहाँ पे स्टॉक आ गया, अब यहां से ये कितना परसेंटेज का गेन है, 34 है। अगर आपको लग रहा है 34% ठीक है, तो आप वहां ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज उस स्टॉक में छोड़ सकते हो, क्योंकि जो डिटेल होती है वो मैं स्टॉक में ऑलरेडी दे देता हूं। तो इस टाइप के कमेंट ना आए तो ठीक है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, कोई नया बंदा है, सीख रहा है, नहीं पता तो कर सकते हो कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार वीडियो को अच्छे से देख लिया करो कि जहां पे जो गेन बता रखा उससे नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आपको लग रहा है कि उसमें एंट्री लेनी चाहिए, तो आप वहां ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के, अपनी रिसर्च के बेस पे। मेरा व्यू है जो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ये स्टॉक यहाँ से जाए तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, थोड़ा नीचे आके जाए तो भी हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 3% से ज़्यादा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस स्टॉक में, पहले ही कह रहा हूँ, किसी भी स्टॉक में 3% से इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और यहाँ से ये टॉप से कितना डाउन आ रखा है, ऑलमोस्ट ये 18-19% डाउन आ रखा है। ऑलरेडी किसी ने पोजीशन बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, अगर वो स्टॉक आपका मिनिमम 20%, एटलीस्ट 20%, अभी तो है नहीं बट यहाँ पे कहीं आया होगा, इस प्राइस पे अगर वापस आ रहा है 20% डाउन, तब आप 3% और डिफरेंट अकाउंट में लगाओगे, ना कि सेम अकाउंट में। जो 3% आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया है उस अकाउंट में 20% डाउन आने के बाद स्टॉक को एवरेज नहीं करना है। ये जो 3% हमें डिफरेंट अकाउंट में लगाना है, जैसे जीरोदा में आपने 3% लगा रखा, तो ये एंजल 1 5 पैसा जो भी अकाउंट है उसमें आपको लगाना, फ्रेश बाइंग करनी, ना कि जो पहले आपने एंट्री ले रखी है उसी में एवरेज करना। करेक्ट,
ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे कोई प्राइस ऊपर है और यहाँ से रैली आ जाती है और कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, तो यहाँ पे हम इस 3% को निकाल के उस अपॉर्चुनिटी में अगेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ओके। तो आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक बार वेबसाइट और उन डॉक्यूमेंट्स को देख लेना, उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि इसमें आपको बाई करना है, नहीं करना है, होल्ड करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे देखो 2 से 3 साल के लिए मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना है। ठीक है, तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।